दोस्तों, शादी एक ऐसा इंसान का रिश्ता होता है जिस रिश्ते में इंसान बनने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारी को भरपूर निभाता है। लेकिन अगर जिस दिन इंसान उन जिम्मेदारियों से बेखौफ तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में उस दिन से पूरी तरह से तहस महस का एक हिस्सा शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसका हंसता खलता परिवार भी अब तहस महस हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति की सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन एक दिन न जाने क्या उसके मन में आ जाता है जिसकी वजह से उसके पति हमेशा हमेशा के लिए एक नीले ड्रम में कैद होकर रह जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, ठीक वही पुराना नीले ड्रम वाला केस दोबारा याद आ जाता है और जैसे लगता आज दुनिया में क्या होते चल रहा है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और ठीक उसी में ही अलवर जाना माना जिला पड़ता है और ठीक उसी का ही सटा हुआ एक किशनपुर वासा कस्बा पड़ता है और उसी का आदर्श नगर कॉलोनी पड़ता है। अब उसी कॉलोनी के रहने वाले राजेश शर्मा होते हैं, उनकी अपनी पत्नी होती है मिथिलेश शर्मा भी, उनका अपना एक बेटा होता है अब जितेंद्र शर्मा, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। उसका अपना टोटल एक 8 साल का बेटा भी होता है। लेकिन इधर राजेश शर्मा जो होते हैं अपने परिवार सहित पूरी ज़िंदगी तय से गुजारते हैं, लेकिन उनके अपने कुछ किराएदार होते हैं। उन्हीं किराएदार के तौर पर उनका एक अपना और किराएदार होता है हंसराज उर्फ सूरज, जिसकी उम्र लगभग अभी तक 32 साल के आसपास होती है। और उसका अपना घर में परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है सुनीता, जिसकी उम्र लगभग अभी तक 30 साल के आसपास होता है। लेकिन हंसराज उर्फ सूरज के टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होता है और दूसरे नंबर की एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होता है और सबसे छोटा एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होता है। इधर हंसराज उर्फ सूरज जो होता है अपने ही पास कस्बे में एक ईंट भट्टा होता, उसी में जाकर मौके पर मेहनत मजदूरी किया करता था और इधर सुबह निकलता तो शाम को लौटता और परिवार में पल रहे बच्चों के भरण पोषण के लिए कोई कमी भी नहीं छोड़ा करता था। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 17 अगस्त साल 2025 का ही। तो वही जैसे ही अब शाम का टाइम होता तो उसी वक्त राजेश शर्मा की जो अपनी पत्नी होती मिथिलेश, उसके मन में बड़े तरीके से एक ख्याल आ जाता है कि आखिर मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ आजकल हमारे छत पर रहने वाले जो किराएदार हैं हंसराज उर्फ सूरज और उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी जो अपनी पत्नी होती है मौके पर सुनीता की आवाज़ नहीं आ रही है। क्या बात है, 2-3 दिन हो गया बिना बताए कहाँ चले गए। यही सब सोच साच कर मिथिलेश जो होती है काफ़ी तरह के म्यान अपने खल में अब ले आती है और इधर काफ़ी किराएदारों को भी सूचना दे देती है। किराएदार भी इकट्ठा हो जाते हैं और मिथिलेश उनको लेती है, चलो जो देखा जाए छत पर क्या हाल चाल है। यही सोच कर मिथिलेश किराएदारों को लेती है और छत पे पहुंच जाती है और जब वहां पहुंचती है तो वहां एक नीला ड्रम होता है और नीला ड्रम देखकर उसके मन में शंकाएं होती है और जैसे अपनी परख आगे बढ़ाती है तो नीले ड्रम से बड़ी तेज़ से गंध आना शुरू हो जाता है। मिथिलेश के मन में तुरंत शंका ले लेता है। उसी शंका की वजह से वहाँ जो किराएदार होते हैं वह भी शंका करना शुरू कर देते हैं कि बस करो, इस नीले ड्रम में कुछ ना कुछ मालकिन जी अब पड़ी हुई है। यह बात वहाँ किराएदार अब मिथिलेश शर्मा से कह देती हैं। अब मिथिलेश शर्मा जो होती है उसी वक्त अपने पति राजेश शर्मा को सूचना भिजवा देती है। राजेश शर्मा भी पहुँचते हैं, वह भी नीले ड्रम के पास जाते हैं। उनके मन में भी काफ़ी सारे शंकाएं होने लग जाते हैं क्योंकि गंध बढ़ता चला जाता है। और उसी वक्त राजेश शर्मा जो होते अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब किशनगढ़ वास में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के एसएचओ साहब ज्ञात चंद्र अब दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी वक्त राजेश शर्मा के ही अब मकान में घुस जाते राकेश शर्मा नीचे होते हैं। राकेश शर्मा एसएचओ साहब और साथ में कुछ कर्मचारियों को साथ में छत पे चढ़ जाते हैं और ज्ञान चंद्र एसएचओ जो होते हैं उसी समय नीलम के पास जाते हैं और ढक्कन हटाते हैं। देखते हैं कि दरी है और दरी को जैसे उठाते हैं तो उसी में जो होता है एक व्यक्ति की डेड
बॉडी पूरी गंध की अवस्था में निकलती है, सड़न गड़न की अवस्था में निकलती है। अब इधर ज्ञानचंद अपने सिपाहियों को मदद से नीले ड्रम को उसी समय किनारे मारते हैं और उसको उसी समय पलटा लगाने की कोशिश करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति की डडलाती हुई सड़ी हुई अवस्था में डेड बॉडी बाहर निकलती है। और जैसे ही पास खड़े जो लोग होते हैं किराएदार देखकर पहचान कर लेते हैं, अरे या तो इसी कमरे में रहने वाला इधर हमराज उर्फ सूरज है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से बॉडी को देखती है, अवानर फन में देखकर बॉडी का वहीं पंचनामा बनने की कोशिश करती है। तभी काफ़ी किराएदार भी आ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर फोरेंसिक टीम पहुँच जाती है, डॉग रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। अपने हिसाब से डॉग रेस्क्यू टीम जो होती है बॉडी के करीब जाती है, चक्कर लगाती है और दौड़ के दरवाजे के पास पहुँच जाती है। दरवाज़ा तो बंद होता है हंसराज के मकान का, और उसी समय पुलिस की जो टीम होती है दरवाजे की अब जो ताला लगा होता है उसको तोड़वा देती है और वहाँ कुछ सिपाही अंदर जाते हैं। घटनास्थल पे तौर तरीके से अब निरीक्षण करना जब शुरू कर देते, कमरे में देखते कुछ सामान जो होता है इधर उधर पड़ा होता है और कमरे में काफ़ी सामान ऐसे दिख रहे थे, पुलिस को शंका होने लगी। जब बस करो, हत्या का अंजाम इसी कमरे में दिया गया है। अब पुलिस की जो टीम होती है जब कमरे की तलाशी देती है तो उसमें एक आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड जो होता है हंसराज उर्फ है इधर सूरज का ही होता है। और पुलिस की टीम जब उसमें आधार कार्ड में नाम पता देखती है तो पता चलता है कि सूरज जो होता है मूल रूप से उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है शाहजहांपुर और उसी का ही नवाजपुर पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं। अब खेमकरण पुलिस की जो टीम होती है अब मकान मालिक से पूछने लग जाती है क्या इस व्यक्ति का नाम हमराज है। लेकिन मकान मालिक जैसी राजेश इस बात को सुनते चौंक जाते, कहने लग जाते कि हमें तो पता नहीं था असल में सूरज का नाम हेमराज है। यह बात सुनकर पुलिस भी चौंक जाती कि आखिर आज तक जो होता है मकान मालिक को पता भी नहीं चला कि आखिर इधर हेमराज नाम का कोई व्यक्ति है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सूरज के बारे में वही मकान मालिक से जानकारी लेती है। मौके पर वहीं पर खड़ी हुई मकान मालकिन भी होती हैं और मिथिलेश जो होती है पुलिस के सामने जैसे ही पहुंचती है मौके पर मिथिलेश से पुलिस की टीम पूछ लेती है तो मिथिलेश पुलिस के सामने यही कहने लग जाती कि साहब इधर सूरज और उसकी जो पत्नी होती है सुनीता आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े तरार किया करते थे और यहाँ तक कभी कभी सूरज अपनी पत्नी अब सुनीता का पिटाई भी कर दिया करता था। उसको छुड़ाने के लिए साहब हम भी जाते थे लेकिन हमें भी उनकी वजह से काफ़ी बोलचाल की भाषा सुनने पड़ जाती थी। लेकिन साहब हमें नहीं लग रहा है कि आखिर सुनीता जो होती है अपने पति की बेरहम तरीके से मिलकर हत्या करवा सकती है, क्योंकि पुलिस को यकीन तब हो जाता है जब पता चलता कि सुनीता और साथ में उसके तीनों बच्चे मौके पर घर में मौजूद नहीं है और पुलिस की टीम का शंका और बढ़ जाती है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है आनंद फानंद में इसकी जो सूचना होता है अब इधर जाकर सूरज के पिता को भिजवा दिया जाता है। और सूरज के जो पिता होते हैं मौके पर जैसे ही खबर पाते हैं उसी वक्त शाहजहांपुर से अपना बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के बाद काफ़ी घंटे सफ़र करते हैं। लेकिन दूसरे पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वही पंचनामा भरवाती है और उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और पुलिस की टीम इधर इस घटना की सुरक्षा वक्त जानकारी के लिए मौके पर लग पड़ जाती है। तभी पता चलता है कि इधर जो होता है मकान मालिक का अपना जो बेटा होता है जितेंद्र शर्मा भी अब घर से घटना के लगभग 2 दिन से पहले ही अब लापता है। अब पुलिस की टीम को इस तरह की जानकारी जब लगता पुलिस की टीम जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है जितेंद्र का ही अपने घर से लापता होने का क्या कारण है। अब पुलिस की टीम राजेश शर्मा के पास पहुंचती है और राजेश से जब पूछताछ करती है राजेश पुलिस के सामने कुछ बताने से इनकार कर जाते हैं। लेकिन पुलिस का जो शंका तीनों पर चला जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब घटनास्थल का अपने हिसाब से निरीक्षण करती है और साथ में घटनास्थल पर लगे हुए सीसीटीवी में पुलिस की टीम निगरानी भी करती है। और दूसरी तरफ अब सुनीता और जितेंद्र शर्मा तीनों बच्चों की तलाशी करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अपने मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। साथ में जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं अब ज़िले होते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश और साथ में इधर गुजरात में कई थाने इधर तीनों का फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। अखबारों में भी तीनों को फ़ोटो को सर्कुलेट कराकर लोगों के सामने चस्पा करवा दिया जाता है। अब पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती, जल्द पुलिस के हथकंडे तीनों चढ़े। अब पुलिस की टीम जब मेहनत करती है ठीक दूसरे दिन जो होता है मुखबिरों के द्वारा इधर किशनगढ़ कस्बा के पुलिस थाने की टीम को एक खबर मिल जाता है कि ठीक जो होता है राजस्थान के ही जो रामगढ़ पड़ता है उसी में ही अलवड़वाड़ा गांव है, उसी गांव के पास एक ईंट भट्ठा है। उसी ईंट भट्ठा पर मौके पर काम मांगने के लिए जितेंद्र जो होता है इधर सूरज की पत्नी अब सुनीता और 2 बच्चों को लेकर वहां पहुंचा हुआ है। यह खबर जैसे ही अब किशनगढ़ पुलिस थाने की टीम को लगता है उसी वक्त पुलिस थाने की जो टीम होती है अब एक्शन में आती है। एक टीम लेती है और अलवड़वाड़ा गांव में पहुंच जाती है। भट्टे पे जाकर वहीं तीनों को कस्टडी में लिया जाता है। पुलिस की टीम तीनों को कस्टडी में लेकर किशनगढ़ भाषा थाने में पहुँचती है और जब वहाँ से पूछताछ शुरू किया जाता है तो पुलिस के सामने इधर अब जितेंद्र शर्मा और दूसरी तरफ सुनीता मिलकर जो अपने पति की हत्या के बारे में सच्चाई रखते हैं। इससे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से दोस्तों हिल सा जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत है मौके पर 1 दशक पहले से होती है।
उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है अब शाहजहाँपुर, और उसी में ही जाना माना एक नवाजपुर इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले खेमकरण होते हैं, जिनके टोटल 4 बच्चे होते हैं और जिनका दूसरा नंबर का अपना बेटा होता है, यही हेमराज उर्फ सूरज, जो देखने में काफ़ी हंसमुख भी होता है, चंचल स्वभाव का होता है। लेकिन उसकी जब शादी होती है तो उसके जो पिता होते हैं तो तरीके से लड़की की तलाशी करते हैं, तभी एक लड़की जो होती है पास के दूसरे छोर पे रहने वाली होती है। अब जाकर इधर सुनीता मिल जाती है और सुनीता की देख रेख करते हैं। बड़ी जल्दी इधर जो होता है खूबसूरती देख कर अपने हिसाब से शादी तय कर देते हैं। और सुनीता अपने ससुराल में जब पहुंचती है तो अपने पति सूरज को पाती है। पाने के बाद अपनी किस्मत को सौभाग्य मानकर मौके पर अपने ससुराल में रम धम जाती है। और कुछ साल रहने के बाद जो होता सुनीता इधर टोटल अब जाकर 2 बच्चों को जन्म दे देती है। परिवार बड़े खुशी में तरीके से चलता है। और जब बीतने लग जाता है तो सूरज को आभास होता है कि हमारे इलाके में जितने भी मौके पर दिहाड़ी मजदूरी मिलते हैं उससे हमारा खर्चा नहीं चल पाएगा। यही सब सोच साज कर सूरज अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर भविष्य के लिए परेशान हो जाता है। तभी उसके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं जो राजस्थान के ही जो अलवर जिला पड़ता है उसी में किशनगढ़ एक जाना माना थाना पड़ता है। वहीं मौके पर रह रहे होते हैं जो ईंट भट्टे पर रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। और उसको जब खबर लगता है कि हमारे दोस्त होते हैं वहाँ ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं, उनको काफ़ी सारा पैसा मिलता है, तो उसी वक्त जो होता है अपनी पत्नी को लेता है और किशनगढ़ के ही रोय कस्बे में पहुंचता, अपने दोस्त संपर्क करता। वह भी जाकर वहीं पास ईंट भट्टा होता है, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी ईंट भट्टे का मुनीम होता है अब इधर जितेंद्र शर्मा जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। उसकी अपनी जो पत्नी होती है ठीक 18 साल पहले एक करंट की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसके पास टोटल 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चों को जो होता है अपने घर पर निवासा और ठिकाना बना लेता है और तीनों बच्चे जो होते हैं अपने घर पर रहना शुरू कर देते हैं। और ईंट भट्टे पर रहकर जितेंद्र शर्मा जो होता है मुनिमीगिरी का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ सूरज अपनी पत्नी सुनीता को लेता तीनों बच्चों को लेकर और वहीं जाकर ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी और करना शुरू कर देता है। लेकिन पास जो होता है ईंट भट्टे की साइड में एक जो होता खुद ईंट का वही मकान बनाता है कच्चा, और उसी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। और रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता तो इसी बीच जितेंद्र की जो नज़र होता है जाकर अब सूरज की खूबसूरत पत्नी सुनीता पर पड़ता है। भले ही 3 बच्चों की माँ हो जाती है, लेकिन खूबसूरती देखने में तो बनती थी। और इसी खूबसूरती के नाते जो था मुनीम का मौके पर अब सूरज से काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। और इधर पता चलता है कि सूरज मौके पर शराब का लत भी हो चुका है। तो जितेंद्र जो था जैसे शाम का टाइम होता है तो सूरज को अपने पास बुलाता, कहता पैसे ले ठेके पे चले जाओ, कुछ शराब लेकर आओ। और यही काम करता है, सूरज लेकर आता। और वह सूरज जब इधर ठेके पर खुद पैक को देखता, उसके मुंह से लात टपक आता, सोच लेता आज हमें सेवन करना है। लेकिन इधर जितेंद्र की मंशा कुछ और होती है, मिलने की और तौ तरीके से पहचान बनाने की। और इधर पास बुलाता, फिर दोनों मिलकर शराब की सेवन करते, नशे में सूरज धेतु हो जाता, फिर इसी का फ़ायदा उठाता। फ़ायदा उठाने के बाद अब मुनीम जो होता है सीधा का सीधा जाकर सूरज के घर में घुसता और वहाँ उसकी पत्नी सुनीता से बात करता। और सुनीता अपने पति के सामने रहती, लेकिन सोती अवस्था को देखकर अपनी पति का ही उधर जितेंद्र के सामने बुराई करने लग जाती। सारी कहानी जानकर इधर जितेंद्र समझ जाता कि मौका अच्छा है। और उसी दिन से अब जितेंद्र जो होता है सुनीता का सारा दुख सुख है देखना शुरू कर देता है। जब भी सुनीता को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो बेधड़क जो होता है मुनीमगिरी का काम की वजह से जितेंद्र सुनीता का मदद कर दिया करता था। और सुनीता को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब कभी भी शाम का टाइम होता सुनीता का पति अब इधर सूरज घर पर होता तो सुनीता अपने पति को मना करती कि मत पियो, बच्चे की भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चों का दाखिला भी नहीं हो पा रहा, काफ़ी सारे बात कहती। लेकिन इसी बात को लेकर सूरज अपनी पत्नी का पिटाई भी कर दिया करता था, जिसकी वजह से आज दिन झगड़े भी चलने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की हर खबर जितेंद्र को होती है और जितेंद्र समझता है इन्हीं सब दुखड़े को दूर करने के लिए सुनीता के पास पहुंचता और सारी शिकायत सुनता और उसके हाथ में मन मुताबिक पैसे पकड़ा दिया करता था, जिसकी वजह से सुनीता समझ जाती कि जितेंद्र मुनीम की चाहत हमारे लिए कहां तक पनपी हुई है। और इसी सब चाहत के बीच जो होता है भाभी देवर का रिश्ता बन जाता है, हंसी टोले चलने लग जाते हैं। और इधर सूरज की गैर मौजूदगी में अब मुनीम जितेंद्र शर्मा का जो होता है अब अपने ही लेबर के पत्नी के साथ मिलना जुलना बढ़ जाता है। एक दिन तो हद तो सारे पार हो जाते हैं। जैसे जितेंद्र को पता चलता है कि आज मौके पर सूरज बाजार गया हुआ है तो फ़ायदा उठाता है और घर में जाता है और वहाँ
इधर सुनीता को अकेला पाता और सुनीता से वहीं बहकी बहकी बात कर लेता है। और जब बात करता सुनीता समझ जाती कि आज जितेंद्र की चाहत कहाँ तक पनपी हुई है और अपने प्यार का वहीं इजहार कर देती है। इजहार करते सुनीता के मन की जो भावना होती है मौके पर और बाहर आने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को समझते फिर वहीं उसी कमरे में दोनों अनैतिक रिश्ता पन पाते हैं। और उसी दिन से सुनीता अपने पति को दरकिनार करते हुए जितेंद्र के साथ हर दिन सिलसिला यही शुरू कर देती है। सिलसिला चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन इसकी जो खबर होता कभी सूरज को पता नहीं चलता। इसका एक कारण होता है, क्योंकि जब कभी भी सूरज घर पर होता है मौका अच्छा जितेंद्र पहुंच जाता है एक ठर्रा लेकर, और वहीं पहुंचता वहीं पैक लगवाता, वहीं सूरज को नशे बेसुध कर देता। फिर वहीं रिश्ते को दोनों मिलकर अंजाम दिया करते थे। और इधर सूरज को भी बड़ा अच्छा लग जाता था। लेकिन इधर धीरे धीरे सूरज जो होता है अब समझ जाता कि आखिर दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रहा है, जिसकी वजह से अपनी पत्नी से पूछताछ भी करता है। लेकिन इस बात की जानकारी जाकर अब खुद सुनीता जितेंद्र को दे देती है। जितेंद्र समझ जाता है, लेकिन जितेंद्र को पता चल जाता है कि इधर सूरज का जो अपना बेटा है मौके पर पढ़ाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से जितेंद्र जो होता है अब जाता सुनीता से कहने लग जाता है कि तुम्हारे बच्चों का जो दाखिला होता है हमारी वजह से ही होगा, हम पैसे देंगे और दाखिला करवाओ। और इधर पैसे जो होता है जितेंद्र सुनीता को पकड़ा देती है और सुनीता इस बात की जिक्र अपने पति के सामने कर देती है। और सूरज सारे बात की जड़ को समझ जाता है और समझने के बाद उसे अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी तरह के लाछन लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से और सूरज और वहीं इधर जाकर सुनीता के बीच झगड़े तकरार होते हैं। और इस तरह झगड़े तकरार होते हैं कि यहाँ तक दोनों के बीच मार पिटाई भी हो जाते हैं। और इधर उसी दिन से जो होता है अपनी पत्नी को ही जितेंद्र से दूर रहने की हिदायत दे देता है। लेकिन जब कभी भी सूरज की नज़र अब जितेंद्र के अपने घर में आते हुए पड़ती फिर अपनी पत्नी का जाकर वहीं पिटाई कर दिया करता था। लेकिन मौके पर वक्त ऐसा आ जाता जिसकी वजह से पूरी तरह से सूरज मजबूर हो जाता है जितेंद्र से करीबी रखने के लिए, क्योंकि उसकी जो लती होता है आए दिन बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से अब सूरज जो होता है जितेंद्र के भरोसे अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। और जितेंद्र भी यही चाहता था कि मौका मिले और मौका का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन इसी बीच इस भट्टे पर अब बारिश की माहौल शुरू हो जाती है। होने की वजह से सारा काम धाम बंद हो जाता है। अब इधर सोच लेता है सूरज अब अपनी पत्नी को लिया जाए और अपने गांव चला जाए। इसकी खबर जितेंद्र को लग जाता है। जितेंद्र उसी वक्त सनस रह जाता, बस सोच लेता हमें कोई ना कोई प्लान तो निकालना पड़ेगा। और लेकिन इधर जितेंद्र यही बात अपने मन में सोच कर काफ़ी कुटों का सामना करता। अपनी जाकर माँ मिथिलेश से बात कर लेता है, कहने लग जाता कि अपने छत पर एक कमरा खाली है, क्यों ना वहाँ पर किराएदार टिकाया जाए। और अपनी माँ के सामने जब बात करता है तो उसकी माँ होती कहने लग जाती कि बेटा अगर तुम्हें लगे किराएदार कहीं मिल जाए तो ले आकर रख दो। अब इधर जितेंद्र खबर पाता खुश हो जाता और जाता सूरज के पास लग जाता है, यार दोस्त 2 महीने की बात है, घर क्यों जाओगे, तुम हमारे साथ चलो, हमारे ही छत पर एक किराए का कमरा मौके पर है, वहीं पर रह लो और तुम्हें पास एक दुकान है किराने का, वहीं काम दिलवा देंगे। और काफ़ी सारी बात जो था जितेंद्र सूरज के सामने रख देता और सूरज सारी बात सुनकर यकीन कर लेता है। लेकिन इधर जितेंद्र की मनसा को नहीं भाप पाता और बगल में इधर सुनीता होती है, हाँ में हाँ मिलाए जाती है। और इधर सूरज जो होता है दोनों की बातों को समझ लेता है। समझने के बाद अपनी पत्नी को लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है आदर्श नगर जो कॉलोनी पड़ता है उसी में ही राजेंद्र जितेंद्र का ही अपना मकान होता है। और उसी में जाकर अब सूरज को मौके पर किराए के तौर पर रख देता है, अपनी पत्नी को लेकर रखता। और इधर सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम में सूरज दुकान पे चला जाता। मौका सुनीता के पास अच्छा रहता, दोनों के पास अच्छा रहता और दोनों भरपूर तरीके से अपने रिश्तों को अंजाम दिया करते थे। यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद दोबारा जो होता है अब शंका सूरज को नहीं लग जाता। अपने घर आता, शराब के नशे में आता, आने के बाद पिटाई भी करता। अब इसकी खबर जाकर जब कभी भी मिथिलेश को लगता, राजेश को लगता तो आते दोनों को समझाते बुझाते, लेकिन दोनों जो होते हैं उसी वक्त समझा बुझा कर दोबारा पिटाई शुरू हो जाता है। लेकिन इधर पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अब सुनीता आखिर वह तो करे क्या, बच्चों का भविष्य का भी उन्हें ख्याल होने लग जाता है कि बच्चों की अब पढ़ाई के लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। और सारी परेशानी जो होता है आकर तब खड़ा हो जाता। इधर सूरज को पता चल जाता कि सही में हमारी पत्नी और इधर जो होता है जितेंद्र के बीच अनैतिक संबंध है। और जब पता चलता अपनी पत्नी का पिटाई हर दिन करना शुरू कर देता है। और इसकी खबर जाकर जितेंद्र को लगता है, जितेंद्र पहुँचता, दोनों के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करता। लेकिन मनसा वक्त जो होता है सूरज जितेंद्र के सामने काफ़ी सारे बात देता। लेकिन जब जितेंद्र समझ जाता मामला बिगड़ रहा, कह देता कि चलो ठेके पर चले, वहां पानी किया जाए। और यह बात सूरज सुनता, उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती, सारे झंडे वहीं शांत हो जाते। फिर साथ लेता, ठेके पर जाता, सेवन कराता। लेकिन जैसे ही नशा होता उसी वक्त अब सूरज घर में पहुंचता, पत्नी की पिटाई करता और सिलसिला चलता शुरू हो जाता है। और सुनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर बच्चों का भविष्य, हमारा भी भविष्य जो होता है अब पूरी तरह से सूरज की वजह से ख़राब होते दिखाई दे रहा है। ठीक 15 अगस्त साल 2025 का ही
अब जैसे ही अब वही शाम का टाइम होता है तो पूरे भारत में ध्वजारोहण की तैयारी के साथ सारे जो होते हैं फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं, सभी ठेके बंद हो चुके होते हैं और मौके पर सूरज अपने घर पहुंचता है और शराब ना पाने की वजह से उसके जो होते हैं मौके पर गुस्से 7वें आसमान पे होते हैं और अपनी पत्नी को पाता है और जितेंद्र का नाम लेकर वहीं झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसकी खबर जो होता है मौके पर जितेंद्र मौके पर जो कमरे में होता है लग जाता है, वह पहुँचता है। पहुँचने के बाद दोनों के झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज जो होता है अपने दिन की सारी बात जितेंद्र के सामने खोल कर रख देता है और जैसे इस रिश्ते की बात सुनता है वहीं जितेंद्र जो होता है मौके पर भड़क जाता है और दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। मामला तो चलता है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होने के कगार पर आता है, सुनीता जो होती है अपने पति के सामने ऐसी बात कहती है जिसके बाद सूरज वहीं भड़क जाता है और दोबारा पिटाई करता है। और पिटाई करने के बाद इसकी जो खबर होता है कमरे में बैठे दोबारा जितेंद्र को लगता है, फिर पहुंचता करने लग जाता कि अगर करना है तुम दोनों चुपचाप करो, हमारे कानों में इस तरह की खबर नहीं आना चाहिए। सूरज कह देता कि हमें जो होता है नशे की आदत है और हमें नशा चाहिए। यह बात जितेंद्र से कहता है हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं, तुम रुको। और 2 मिनट के अंदर व्यवस्था करके जितेंद्र लाता पकड़ा देता है, वहीं मुस्कुराहट आ जाता सूरज के चेहरे पर और पीता है नशे में और नशे में पीने के बाद जोता जाके सो जाता है। लेकिन जैसे ही अब रात का वहीं 1 बजे के आसपास का टाइम होता है और दोबारा सूरज उठता है, उठने के बाद नशे में होता है, अपनी पत्नी के सामने जो होता है अब इधर जितेंद्र शर्मा का नाम लेता है और वहीं रिश्ते की बात करता है, जिसकी वजह से सुनीता शर्मा तीनों बच्चों के सामने भड़क जाती है और भड़कने के बाद जो होता है दोनों में दोबारा झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और जितेंद्र खबर पाता है, तुरंत पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसी छत पर जो होता है पहले बाहर घूमता फिरता है, सुनीता देखती इशारा मारती है और जितेंद्र पास पहुंचता है। फिर झगड़े तकरार को देखते हुए इधर सुनीता जितेंद्र को इशारा मारते हुए हाथ समझा देती है और इधर पूरी तरह से सूरज अपने आपा खो बैठता है और वहीं पास रखा हुआ एक वजनदार लोहे का राड होता है, उसको लेता है और सुनीता के जैसे सर पर प्रहार करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त जितेंद्र पकड़ लेता है। लेकिन जितेंद्र और साथ में सुनीता के बेहतर तक पिटाई करने के लिए 2-3 बार हाथ भी उठा देता है और सुनीता सारा मार देती है कि आज झगड़े के जड़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और लेकिन इधर जैसे जितेंद्र समझता उसी वक्त उसी हथियार को लेता है और उसी हथियार से ही दोनों मिलकर गला दबाकर और सर पर प्रहार कर कर सूरज उर्फ हमराज की बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं और बॉडी को लेते हैं। पास एक नीला ड्रम होता है और उसी में ले जाकर दम कर देते हैं और दम करने के बाद उसी पे काफ़ी सारे लाकर नमक भी डाल देते हैं और उसी में कुछ कंबल होते लाकर ठूस देते हैं। और लेकिन जैसे उसी वक्त सूरज का बड़ा बेटा जो होता है कंबल डालते हुए देख लेता है, लेकिन जैसे देखता उसी वक्त अपने चाचू जो पड़ोसी होते हैं जितेंद्र से कहने लग जाता है क्या है। और इधर जितेंद्र कह देता है कि तुम्हारे जो पिता होते हैं तुमको भी मारते हैं, तुम्हारे मम्मी को मारते हैं, इसीलिए हम आज उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, अब तुम दोनों खुशी से रहो। लेकिन वहाँ पर बड़ा बेटा सारी मनसा को भांप जाता है और इधर दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद रात का प्लान बनाते फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जो होता है सीधा का सीधा जाकर अब जैसे ही इधर अलवर के ही जो रामगढ़ पड़ता है वहीं पास ही अलवरवाड़ा पड़ता है गांव, वहीं पास ईंट भट्ठा होता है, वहीं पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां जाकर ईंट भट्टे मालिक से मौके पर वह भी काम के लिए गुजारिश करते हैं। लेकिन इसी बीच भट्टे मालिक को शंका हो जाता है क्योंकि उसके पास जो होता है न्यूज़ के माध्यम से दोनों का फ़ोटो पहुँच चुका होता है और फोटो के तहत जो होता है दोनों को शिनाख्त कर लेते हैं। लेकिन रात बिरात इसकी जो सूचना होता है वही भट्ठा मालिक अब इधर जाकर अब सीधा का सीधा किशनगढ़ वासा थाने में सूचना दे देता है और मुखबिर खबर पाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है और ठीक जाकर 18 अगस्त के बजाय ठीक इधर 19 अगस्त साल 2025 को दोनों को उसी भट्टे से कस्टडी में ले लेकर थाने में अब पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वाच पे वाच किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर दीपक कुमार ठाकुर राम अजोर जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और दीपक कुमार जो होते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और पूजा त्रिपाठी जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। इन सभी बीबर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।